सर्कुलर मोशन। क्या है सर्कुलर मोशन? एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं ओ, और एक बॉडी है जो लगातार इस पॉइंट ओ से सेम डिस्टेंस पर बनी हुई है। यहां इसकी पोजीशन, फिर यहां कुछ टाइम बाद इसकी पोजीशन, लेकिन पता ये लगा कि ओ से इसका डिस्टेंस क्या है, सेम बना हुआ है, कांस्टेंट डिस्टेंस बना हुआ है इसका, कहां से? ओ से। तो अब ये जिस रास्ते पर ये मूव कर रही है, ये रास्ता आपका कहलाएगा सर्किल, पार्ट ऑफ ए सर्किल, पार्ट ऑफ ए सर्किल। और यहां से यहां तक का जो मोशन बनेगा, ये बनेगा आपका सर्कुलर मोशन। जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए पूरा चक्कर ही कंप्लीट हो। अगर सर्किल के किसी एक पार्ट पर, आर्क ऑफ सर्किल पर बॉडी मूव करती है, तो भी बॉडी का मोशन ये कैसा है? सर्कुलर मोशन ही है। शर्त क्या है? कि जो बॉडी आपके सर्कुलर मोशन में है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्किल, इस सेंटर ऑफ सर्किल से लगातार कांस्टेंट डिस्टेंस पर बनी रहनी चाहिए। समझ आई कुछ बात? एक बॉडी मूव कर रही है, और ऐसे मूव कर रही है कि वो एक गिवन पॉइंट से लगातार सेम डिस्टेंस पर बनी हुई है। ये मेरा हाथ, ये मेरे हाथ की उंगली या मेरा अंगूठा, ये वो पॉइंट है। और ये बॉडी मूव कर रही है, लेकिन मेरे अंगूठे से लगातार लगातार एक ही डिस्टेंस पर बनी हुई है। तो अब ये जो मोशन है इस बॉडी का, ये मोशन, ये सर्कुलर मोशन है। अगर बॉडी यहां से भी चलती, थोड़ी सी भी चलती है, तो भी ये मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन ही है। पूरा सर्किल कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। सर्कुलर मोशन में पूरा सर्किल कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। लिखिए इसे। द मोशन ऑफ ए बॉडी such that it remain at constant distance from a given point is called circular motion. If the speed of body is uniform, if the speed of body is uniform, the motion is called uniform circular motion. अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो हमें सीखनी पड़ेंगी। ये बॉडी है, बॉडी की पोजीशन पॉइंट P1 पर है। कब? एट टाइम इक्वल्स टी, टाइम इक्वल्स टी पर बॉडी की पोजीशन P2 है। कब? एट टाइम इक्वल्स टी प्लस डी टी। डी टी इज ए स्मॉल टाइम जो बॉडी को लगा P1 से P2 तक जाने में। और P1 से P2 तक जाने में बॉडी ने क्या किया है? बॉडी ने एक एंगल घूम लिया, बॉडी ने एक एंगल घूम लिया। ठीक है, ये एंगल है डी थीटा। डी थीटा मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और शॉर्ट एंगल ले रहे हैं, लेकिन डायग्राम को कंजेशन से बचाने के लिए हमने कंसिडरेबल लार्ज हमने एंगल बनाया। इमेजिन कीजिए कि लाइन, ये एंगल बहुत छोटा है, यानी P1 के बाद P2 पोजीशन बिल्कुल इसके पास ही है। P1 के बाद P2 पोजीशन बिल्कुल यही है, छोटा सा एंगल बन रहा है। डी थीटा इज ए स्मॉल एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर इन स्मॉल टाइम डी टी। ठीक है, एक्चुअली ये एंगल बॉडी नहीं बना रही, बल्कि कौन बना रहा है? रेडियस। पहले यहां थी रेडियस की पोजीशन ओ से लेकर P1 तक, और फिर रेडियस की पोजीशन कहां से कहां हो गई? रेडियस की पोजीशन ओ से लेकर P2 तक हो गई। इसे हम कहेंगे रेडियस वेक्टर ने चला है। ये जो एंगल रोटेट हुआ है, रोटेट, ये किसने किसने रोटेट किया है? रेडियस वेक्टर ने रोटेट किया है इस एंगल को। इस एंगल को कितने बनाया, किसने डिस्क्राइब करा है? इस एंगल को रेडियस वेक्टर ने डिस्क्राइब किया है। क्लियर हुई इतनी बात? नहीं हुई? हो गई। ठीक है। तो छोटा सा ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बाद इसमें से टर्म्स हम निकालेंगे। तो थोड़ा सा और चीज, कि P1 से P2 तक पहुंचने में, P1 से P2 तक पहुंचने में
इसने एक्चुअली दो दो पोजीशन चेंज करी है। पोजीशन इसकी चेंज हुई है कितनी, ds। डिस्टेंस इसने लाइन के अलोंग चला, ds, राइट। और ये जो आपका O से लेकर P1 तक है, ये आपका कहलाएगा क्या बोलो, रेडियस वेक्टर, O से लेकर के P1 तक। और ऐसे ही O से लेकर P2 तक भी क्या कहलाएगा आपका, रेडियस वेक्टर कहलाएगा। कंपास वम्पास अगर नहीं है तो बिना उसके बनाओ, एक्सचेंज नहीं करेगा कोई भी। अगर मैंने स्केल कंपास एक दूसरे को ऐसे पकड़ाते हुए देख लिया, तो चाहे वो देने वाले का हो या लेने वाले का हो, तोड़ के बाहर फेंक दूंगा। नो एक्सचेंज। हाँ, एक बार फिगर दोबारा समझाऊं। टाइम टी पर बॉडी की पोजीशन थी पी। कहाँ है पी, ये रहा। कर लिया डायग्राम ड्रॉ। हम्म, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। चलिए लिखते हैं इसे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय रेडियस वेक्टर इन गिवन टाइम पीरियड। यूनिट इसकी कितनी बनेगी, कितनी क्या होगी इसकी यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी, सिंपल सी बात है, रेडियन। ठीक है, इट्स यूनिट इज रेडियन। ठीक है, फिर लिखिए एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रीक लेटर है। ये डब्ल्यू नहीं है, ये है ओमेगा। अंदर की तरफ मुड़ी हुई है इसकी दोनों आर्म्स। ओमेगा रिप्रेजेंट, ओमेगा लिख लीजिए ब्रैकेट में। ठीक है। और क्या है एक्चुअली, ओमेगा आपका है, ओमेगा इज इक्वल टू है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर स्पीड। सर्कुलर मोशन, इसके आगे हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन या जिसे लीनियर मोशन, जिसे हम एक्चुअली कहना चाहिए ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें बॉडी अपनी जगह बदल लेती है, ट्रांसलेटरी मोशन है। आप अपनी बाइक पर हैं, आपकी बाइक और आप एज ए होल ट्रांसलेटरी मोशन में है। लेकिन आपका जो पहिया है, पहिए के ऊपर आपने कोई एक डॉट बना दिया, वो डॉट सर्कुलर मोशन में, और पहिया आपका पूरा रोटेशनल मोशन में। पूरे पहिए की बात करेंगे तो रोटेशनल मोशन में, किसी एक पार्टिकल की बात करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन में। ये पंखा आपके सर पर चल रहा है अभी। इस टाइम जो भी इसका मोशन है, ये फिक्स है। एक बार जो इसकी स्पीड बढ़नी थी बढ़ गई, अब ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है इसके घूमने की। अगर एक सेकंड में ये 50 बार टर्न ले रहा है, तो अगले सेकंड में ही 50 बार लेगा, फिर उसके बाद अगले सेकंड में ही 50 बार लेगा। लेकिन जब आपने ऑन किया है,
जब आपने इसे बंद से ऑन किया तो अपनी मैक्सिमम स्पीड होने तक इसके घूमना लगातार बढ़ता चला जाता है। पहले 1 सेकंड में अगर 2 चक्कर लिए तो अगले 1 सेकंड में 10 लेगा, फिर अगले 1 सेकंड में 20 लेगा। तो भी इस पंखे के पंखड़ी के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, अलग अलग पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में है। लेकिन अब वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। कब? जब आप स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं, तब इसके डिफरेंट पार्टिकल्स का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। जब आप ऑन करते हैं तो एक्सेलरेटेड है, क्योंकि इसके घूमने की दर, घूमने की रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। समझिए बात। लीनियर मोशन में हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद है किसी को? v इक्वल्स डी एस बाई डी टी लिखा था वहां हमने। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बदलता रहे, पहले सेकंड में बॉडी ने 5 मीटर चला, अगले अगले 1 सेकंड में बॉडी ने 6 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में बॉडी ने 8 मीटर चला, तो कौन सा मोशन होता था ये? एक्सेलरेटेड। यानी जो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है वो ही बदल रहा है। पहले 1 सेकंड में पोजीशन बदली बॉडी ने 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में बॉडी ने पोजीशन बदल ली 10 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, तो बदल गया, रेट बदल गया ना। वेलोसिटी तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वेलोसिटी बदलती रहे तो वेलोसिटी के बदलने का रेट हम कहते हैं क्या? तो सेम यहां भी वही है। अगर देखिए, एंगुलर स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। अगर ये पंखा घूम रहा है, 1 सेकंड में इसने 30 डिग्री घूमा, तो अगले 1 सेकंड में फिर 30 डिग्री घूमा, अगले 1 सेकंड में फिर 30 डिग्री घूमा इसने, तो आप यह क्या कहेंगे? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। लेकिन पहले 1 सेकंड में 30 घूमा, अगले 1 सेकंड में 45 घूम गया, अगले 1 सेकंड में 80 घूम गया, तो अब इसके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी बदल रहा है। तब आप इसे क्या कहेंगे? इसे हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। बिल्कुल सारी कहानी लीनियर वाली ही है जैसी है। क्या बोलेंगे हम इसे? एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लेटर है वो अल्फा। क्या है? अल्फा। हेडिंग डालिए एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड। क्या लिखेंगे आप इसे यहाँ अल्फा को? अल्फा इक्वल्स डी ओमेगा बाय डी टी, और यूनिट रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड, जैसे वहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, सपोज ये सर्कुलर मोशन में है, तो यहां से यहां तक इसने एक एंगल डिस्क्राइब करा। जितना एंगल डिस्क्राइब किया रेडियस वेक्टर ने, उसे आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, एंगुलर स्पीड आ गई। अगर ये चेंज हो रही है तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो वो अपनी जगह भी तो बदल रहा है। अभी यहाँ था, अब यहाँ पहुंच गया। अभी तो मेरे सर से नीचे था, अब मेरे सर के ऊपर पहुंच गया। पोजीशन भी तो बदली है। क्यों बदली पोजीशन? क्योंकि ये सरकमफ्रेंस के अलोंग चल रहा है। सरकमफ्रेंस के अलोंग कैसा मोशन है इसका? लीनियर मोशन। लाइन पर है, एक मोशन जो लाइन पर है, लीनियर मोशन। तो लिखिए इसे आप, व्हेन ए बॉडी व्हेन ए बॉडी और पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन। वैसे ही नेक्स्ट पैराग्राफ बना लीजिए बस। इट ऑल्सो मूव अलोंग लाइन ऑफ सर्कमफ्रेंस, and hence and hence it possess linear motion। अब हेडिंग डालिए लीनियर डिस्टेंस। सिंपली डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी along circumference in given time, its unit is meter। नेक्स्ट हेडिंग लीनियर स्पीड। सिंपल सी बात है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्टेंस। इसे आप कैसे कहेंगे? इसे आप कहेंगे
v इक्वल्स ds बाई dt मीटर पर सेकेंड। अगर आपकी बॉडी कांस्टेंट एंगुलर कांस्टेंट सर्कुलर मोशन में है, मतलब 1 सेकेंड में इसने 30 डिग्री कवर किया, 30 डिग्री डिस्क्राइब करा, अगले सेकंड में फिर से 30 डिग्री करा, उसके बाद अगले सेकंड में फिर 30 डिग्री करा, तो आप क्या कहेंगे? कांस्टेंट एंगुलर मोशन है। तो सीधी बात है, पहले सेकंड में जितना इसने सरकमफ्रेंस पर डिस्टेंस कवर करा वो, अगले सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करा वो, फिर नेक्स्ट सेकंड में जितना कवर किया, सब बराबर होंगे। तो जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट है। दोनों वाइस वर्सा है। अगर लीनियर स्पीड कांस्टेंट है तो समझो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर पंखे का आपने स्विच ऑन करा तब तो उसकी एंगुलर स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, तो सीधी सी बात है लीनियर स्पीड भी बढ़ेगी, उसके ब्लेड के किसी भी एक पार्टिकल की लीनियर स्पीड भी बढ़ेगी। और लीनियर स्पीड का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन है, समझिए सर्कुलर मोशन में दो स्पीड है, एक एंगुलर और एक लीनियर। सर्कुलर मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो दो एक्सीलरेशन है, एक एंगुलर और एक एंगुलर एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड, लीनियर एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। ठीक है, तो लिखिए लीनियर एक्सीलरेशन ए, सिंपली ए से रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड। और इसे कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, वही जो पीछे किया था, ए इक्वल्स dv बाय dt यूनिट मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब देखना जरा ध्यान से, अब थोड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात आएगी। अगर बॉडी कांस्टेंट एंगुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है अगर, तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा? एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, एक बॉडी एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा? हम्म? जीरो। एक कांस्टेंट एंगुलर कांस्टेंट सर्कुलर मोशन है, तो फिर इसका स्पीड एंगुलर स्पीड बदल ही नहीं रही, तो फिर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा कितना है? अल्फा। अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? जीरो होगा। अगर बदलेगी तभी तो कुछ होगा। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज चेंज है ही नहीं, तो चेंज है ही नहीं तो रेट कितना निकलेगा? जीरो। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब आप इसके लीनियर मोशन के बारे में क्या कहेंगे? लीनियर मोशन के बारे में, लीनियर वेलोसिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? थोड़े से मैं अपने वर्ड बदल लूं, लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, इस पर कौन एग्री है? लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, चलिए 4-5 एग्री हैं। जब आप स्पीड की बात कहेंगे तो आपने वहां डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करा, लेकिन जब आप वर्ड बोलते हैं वेलोसिटी तो वहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गया। लीनियर मोशन में नहीं, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में बॉडी के चलने की डायरेक्शन लगातार बदल रही है। देखो आप लंगड़ घुमाते हो, मेरे हाथ में लंगड़ ही तो है ये, लंगड़ घुमाते हो, अगर घूमते घूमते आपने इस पोजीशन पर छोड़ दिया, ये सीधा ऐसे निकल जाएगा ऊपर। लेकिन अगर आपने इस लंगड़ को यहां आने पर छोड़ा अपने हाथ से तो ये निकलेगा। मतलब दोनों बार अलग अलग डायरेक्शन है इसके मोशन की। तो जब बॉडी आपकी कोई भी पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो भले ही ds बाई dt फिक्स हो,
ds/dt क्या है, फिक्स है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो लगातार बदल रही है। और क्योंकि एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो आप क्या कहोगे कि वेलोसिटी लगातार बदल रही है। बस फर्क क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हुए भी ये नॉन यूनिफॉर्म है। सर्कुलर मोशन तो यूनिफॉर्म है, लेकिन लीनियर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भले ही ना बदल रहा हो, डायरेक्शन बदल रही है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इकट्ठा कर दें तो मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन बदल रहा नहीं, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन जीरो नहीं है इसका, लीनियर एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, भले ही एंगुलर एक्सीलरेशन आपका क्या हो, जीरो हो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होते हुए भी यूनिफॉर्म नहीं है। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन लीनियर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। और यूनिफॉर्म नहीं है तो इसमें एक्सीलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्सीलरेशन है। कौन सा एक्सीलरेशन है? लीनियर एक्सीलरेशन है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी होगा उसमें, और लीनियर एक्सीलरेशन तो पहले ही था, अब भी होगा। वो वेरिएबल हो जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होते हुए भी यूनिफॉर्म नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में, किस एस्पेक्ट में यूनिफॉर्म नहीं है? जब आप लीनियर मोशन कंसिडर कर रहे हैं। क्यों नहीं है यूनिफॉर्म? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है। वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड बदले चाहे डायरेक्शन बदले, वेलोसिटी बदल गई, और वेलोसिटी बदल गई तो मतलब एक्सेलरेशन है। समझ आई बात? बहुत। इन्हें कंफ्यूजन ये है कि जब आप ये फाइंड कर रहे हो ds/dt, तो ये ds जो है ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है ना? ध्यान देखो कि अभी हमने dt बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लिया, मतलब P2 पोजीशन P1 के बिल्कुल यहाँ पास में है, पास में है यहाँ। तो जब ये P1 और P2 एक दूसरे के पास में है, तो डी थीटा बहुत छोटा होगा, और जो सरकमफ्रेंस के अलोंग डिस्टेंस चला है ये भी ds भी छोटा सा ही होगा। इस छोटे से डिस्टेंस के लिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट भी मान लेंगे। लेकिन अगर कंसिडरेबल डिस्प्लेसमेंट है, कंसिडरेबल लार्ज एंगल बनाया, तो P1 से P2 तक का डिस्टेंस है ds, लेकिन P1 से P2 तक का डिस्प्लेसमेंट यहां से सीधे स्ट्रेट लाइन पर आएगा, जो बदल जाएगा आपका। तो जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड कहोगे तो ds/dt आपको लेना होगा, मतलब फिर ds नहीं लिखा जाएगा, फिर तो इसको s लिखा जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस थोड़ी ना रही फिर ये। और जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, स्पीड का मैग्नीट्यूड, तो s/t। और जब वेलोसिटी फाइंड करोगे तो यहां से यहां तक आपको सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, वो लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अभी हम क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं, शॉर्ट एंगल डिस्क्राइब किया है इस रेडियस वेक्टर ने, इसलिए फिलहाल सरकमफ्रेंस के ऊपर की डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है। समझ रहे हो बात को? जितना सरकमफ्रेंस पे चला, भाई ds P1 पोजीशन और P2 पोजीशन में कितना डिस्टेंस है? ये आपकी P1 पोजीशन है, ये P1 पोजीशन है, और मैंने हिला दिया, आपको पता भी चला कितना आगे बढ़ा दिया, ऐसे कितना एंगल बढ़ा, बस ये P2 है। तो हम ये कहेंगे कि P1 से P2 तक का जो घुमाव है, सर्किल के ऊपर का घुमाव, वो है ही नहीं। वो क्या है? स्ट्रेट लाइन चल रही है। तो इसलिए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में हम ds/dt ले लेंगे। हाँ, सारी कंडीशंस आ जाएंगी सामने, अभी आप यहां तक की बात कीजिए। अगर घुमाव बड़ा है, बिल्कुल अपोजिट साइड में पहुंच गया, अलोंग द डायमीटर चल पड़ा अब ये, तो अब
सिंपल सी बात है, स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट हो जाएंगी, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होगी। आपको स्पीड फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। इससे भी आगे आप सोचो कि बॉडी यहां चली वहीं पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, स्पीड तो इसमें अब भी है, जो सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, खत्म, जीरो, वो तो डिस्प्लेसमेंट कुछ बचा ही नहीं। समझेगा, तो धीरे धीरे सब समझ रह जाएंगी बातें। हाँ जी, क्या लिखा आपने, लीनियर एक्सलेशन। ठीक है, फिर नोट लिख लीजिए, एक नीचे नोट लिखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लीनियर स्पीड इज कांस्टेंट, लीनियर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, ओ सॉरी, but linear velocity is not constant, but linear velocity is not constant. The magnitude of linear velocity is constant, magnitude of linear velocity is constant, but the direction of linear velocity keeps on changing. Hence the linear velocity keeps on changing. Therefore there is a linear acceleration, therefore there is a non-zero linear acceleration. Linear acceleration, there is non-zero linear acceleration even in uniform circular motion. That is, uniform circular motion is accelerated motion in terms of linear acceleration. नेक्स्ट हैंड डालते हैं हम टाइम पीरियड। सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड क्या होगा कि पूरी बॉडी को पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, बॉडी आपकी यहां से चली और पूरा घूम करके वापस इसी पॉइंट पर आ गई, इस पूरे एक बार घूमने में जितना टाइम लगा बॉडी को, ये क्या कहा जाएगा, टाइम पीरियड। कैपिटल टी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, द टाइम टेकन बाय बॉडी टू एग्जीक्यूट वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इट्स यूनिट इज टाइम, सेकेंड। ये तो हुआ टाइम पीरियड। अब ये बॉडी है, सपोज इसका टाइम पीरियड आधा सेकेंड है, यहां चला और आधा सेकेंड में वापस आ गया, फिर आधा सेकंड में वापस आ गया, तो एक सेकंड में इसने कितने रिवॉल्यूशन पूरे कर लिए, दो। अगर इसका एक रिवॉल्यूशन पूरा करने का टाइम एक चौथाई सेकंड है, तो एक सेकंड में कितने बार, तो ये एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन एग्जीक्यूट कर ले, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितने कर ले, ये फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, एक सेकंड में 1.5 चक्कर पूरा करा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 1.5। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कई वर्ड यूज किए जाते हैं। कभी तो फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है सिंपली एफ, कभी फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा जाता है एन, स्मॉल एन, और कभी फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा जाता है एक नया वर्ड, इसे बोलते हैं एन यू, न्यू। ये वी जैसा नहीं है, ये वी नहीं है, अलग है उससे, दोनों इसकी साइड कैसी है, कर्व है ये। ओके, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, हेडिंग डालिए फ्रीक्वेंसी, एफ, एन और न्यू। the number of revolutions the number of revolutions executed by the body in 1 second। अब इसकी जो यूनिट है वो यूनिट भी कई अलग अलग है। अक्सर तो इसकी यूनिट लिखी जाती है क्या, हर्ट्ज, कैपिटल एच से नहीं, स्मॉल एच से। बहुत सारी किताबों में मिस्टेक है, कैपिटल एच से लिख देते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में एच जेड। ठीक है, हर्ट्ज या एच जेड, या इसकी एक और यूनिट है साइकिल पर सेकंड, या रिवॉल्यूशन
पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड। एक्चुअली रोटेशन पर सेकेंड यूज नहीं करना चाहिए, ये अलग किस्सा होता है, लेकिन फिर भी यूज कर लेते हैं इसको, कोई ज्यादा दिक्कत की बड़ी बात भी नहीं है वो। इट्स यूनिट इज हर्ट्स, इट्स यूनिट इज हर्ट्स, और साइकिल पर सेकेंड और रिवोल्यूशन पर सेकेंड और रोटेशन पर सेकेंड।